हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन स्वाति कटारिया और मैं हेड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ डाइट टू ब्लिस बाय स्वाति कटारिया, जो कि हमारी न्यूट्रिशन क्लिनिक है। आज मैं आप लोगों को सिंपल हेल्थ और न्यूट्रिशन, जो कि जनरल एक टॉपिक है, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि हर एक को जानना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल अगर हम सोशल मीडिया देखें तो बहुत सी ऐसी फैड्स हैं जो बहुत पॉपुलर हो जाती हैं, ऐसी बहुत सी डाइट्स हैं जो ट्रेंडिंग हो जाती हैं, पर वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं होती। तो आज मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगी कि हेल्थ और न्यूट्रिशन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और हमें अगर सेहतमंद रहना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, ये एक कोटेशन है, हो सकता है आप लोगों में से किसी ने सुनी भी हो, that to keep the body in good health is a duty, otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को बहुत सही रखें, एक सेहतमंद शरीर बना के रखें, क्योंकि अगर हम सेहतमंद नहीं होंगे तो जो हमारा दिमाग है वो भी सही ढंग से नहीं सोच पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी हम बीमार होते हैं तो हम बहुत थकान फील करते हैं, हमारी सोचने की क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि कितना ज़रूरी है एक सेहतमंद शरीर का, एक सेहतमंद दिमाग के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो। अगर हम देखें कि हेल्थ क्या है, सबसे पहले तो हेल्थ होता है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, कि मतलब आप फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी, मतलब अपने सराउंडिंग्स को लेके भी आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं। और न्यूट्रिशन क्या है, जो इस स्वस्थ जो आपकी स्टेट है इसको बनाए रखने में आपकी मदद करता है, वो एक बैलेंस न्यूट्रिशन माना जाता है। ऐसा पौष्टिक आहार जो आपके शरीर को सेहतमंद रखे और आपकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाए, ऐसे खाने को हम कहते हैं कि जब ऐसा खाना हम खाएं तो उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। अब ये जो न्यूट्रिशन है ये किस चीज़ पे बेस्ड है, जो सब हम खाते हैं ये हमारे किस काम आता है, ये हमारे शरीर में एनर्जी बैलेंस करता है, कि जो एनर्जी हम खा रहे हैं या वो एनर्जी हम यूटिलाइज भी करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो हम यूटिलाइज करते हैं वो काफ़ी टाइप्स में हम यूटिलाइज करते हैं। REE, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ऐसे डिफरेंट उसके हिस्से हैं जिसमें उसको डिवाइड किया जाता है। रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर है, फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस है। तो अगर आप कभी स्ट्रेस में हैं या आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, तो इन सब चीज़ों को मिला के आपको कितनी एनर्जी आपके शरीर को चाहिए ताकि वो काम करता रहे। ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं कि एनर्जी का बैलेंस बना के रखना। तो ये दो तरह का बैलेंस होता है, एक होता है पॉजिटिव बैलेंस, एक होता है नेगेटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस ये है कि जो आप एनर्जी खा रहे हैं उससे वो ज़्यादा है आपके यूटिलाइजेशन से, कि जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप उससे ज़्यादा उसका इनटेक भी रख रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है कि आपकी जो यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा है पर आप खा कम रहे हैं, आप जो शरीर को एनर्जी दे रहे हैं वो कम है, तो उस वक्त जो शरीर है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। इसको अब हम अच्छे से समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या हमारी मेन जो खाने के पदार्थ हैं, जो खाना है वो किन किन चीज़ों से हमारा बना होता है, जिससे हमें पता चलेगा कि कैलोरीज क्या होती हैं, कैसे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि खाने में है क्या, तो हम उसकी कैलोरीज का इनटेक या उसका
ये मतलब उसका एक्सपेंडिचर हमारे लिए काउंट करना मुश्किल रहेगा। तो अगर हम देखें हमारे खाने में जो मेन पदार्थ है जिनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। इसके बाद हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर हैं। अब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, मतलब ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो हमारे शरीर को मदद करती हैं तंदुरुस्त बनने में, मतलब मसल बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती हैं। जो फैट्स हैं वो भी एक ऊर्जा का ही स्रोत हैं हमारे शरीर के लिए। खाने से जो हम फैट्स खाते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और साथ साथ ऊर्जा देने के साथ साथ बहुत से ऐसे शरीर के इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होते हैं जिसमें फैट्स का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। प्लस पानी की ज़रूरत तो आई थिंक आप सबने हमेशा से ये देखा होगा। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है कि हमारा पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना पानी कम पीने से बहुत तरह की बीमारियों के आप शिकार हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें, ये एक फूड पिरामिड है जो आप इसमें सामने स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हो। फूड पिरामिड हमें बताता है कि हमें कौन सा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो हमें किस क्वांटिटी में कैसे खाना चाहिए। अगर हम बिल्कुल इसके नीचे से शुरुआत करें तो वो ग्रुप हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें ब्रेड, सीरियल है, पास्ता, नूडल्स, ये चीज़ें आ जाती हैं, बिस्किट्स हैं, जो भी चीज़ें अनाज से बनती हैं, ठीक है, कोई भी ग्रेन्स हैं, कोई भी मिलेट्स हैं, वो सब इसमें कवर होते हैं। तो जो एक आइडियल बैलेंस डाइट देखी गई है उसमें आपको 6 से 11 सर्विंग्स इस फूड ग्रुप से लेनी होती हैं। इसके ऊपर अगर हम पिरामिड की बात करें तो आता है हमारा सब्जियों का ग्रुप, जिसकी एक दिन में 3 से 5 सर्विंग आपको लेनी होती है। ठीक है, देखिए अगर ये बहुत ही इजी है इसको कैलकुलेट करना, ये बहुत कोई मुश्किल आप लोगों के लिए काम नहीं है। अगर आप 3 से 5 सर्विंग्स सब्जी की लेनी है तो देखिए 3 टाइम हम सब्जी यूजुअली रोटी चपाती खाते हैं, उसके साथ अगर आप 1-2 बार बीच में सलाद ले लेते हैं तो वो आपकी 5 सर्विंग्स दिन की बन जाती हैं। ऐसे ही अगर हम फ्रूट ग्रुप की बात करें तो 2 से 4 सर्विंग फ्रूट ग्रुप की हमें डेली लेनी है। इसके ऊपर जो हमारा ग्रुप आता है ये आता है प्रोटीन और डेयरी का ग्रुप, जिसमें हमारा आता है दूध, दही है, पनीर है, चीज़ है, और जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन लोगों के लिए मीट, फिश, एग्स हैं, दालें भी इसी ग्रुप में आती हैं। तो ये जो है हमें 2 से 3 सर्विंग रोज़ की लेनी होती है। सबसे ऊपर जो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में हमें डेली कंज्यूम करना है वो है हमारे फैट्स, ऑयल्स और शुगर, मीठी चीज़ें, ठीक है। जो फैट्स हैं यहाँ पे वो हमें कम क्यों यूज़ करने होते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जब बहुत एक्सेस में हम फैट का इंटेक करते हैं तो वो हमारी कार्डियक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना गया है। तो आपको इन फैट्स को एक कंट्रोल्ड पोर्शन में लेना होता है। अब अगर हम बात करें कि कैलोरीज क्या होती है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कैलोरी कैलोरी कैलोरी, ये एक केला इतने कैलोरी का है, एक बर्गर इतनी कैलोरी का है। तो ये कैलोरी होती क्या है? बेसिकली ये कैलोरी एक मेजरमेंट यूनिट है एक खाने की एनर्जी का, ठीक है, कि एक जो खाना हम अगर खाएंगे तो वो हमारे शरीर में जाके हमें कितनी एनर्जी देगा, कितनी ऊर्जा हमारे शरीर को देगा, उसको मेजर करने का ये एक यूनिट है, तो इसको कैलोरीज बोलते हैं। अब जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी, अब जो कैलोरीज की फॉर्म में एनर्जी खाने से हमें मिलती है उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अपना खाना पचाने के लिए। अगर हमारे शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन हुई है, कहीं चोट लगी है, वहाँ उसको हील करने के लिए, इवन सांस लेने के लिए हमारी बॉडी की एनर्जी लगती है। और अगर हम एक्सरसाइज या वर्कआउट कर रहे हैं तो ये एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है।
अब क्या कैलोरीज इम्पॉर्टेंट हैं? आई वुड से कि डेफिनेटली कैलोरीज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके शरीर में, अगर आप एक प्रॉपर डाइट प्लान लेते हैं जिसमें आपका कैलोरी कैलकुलेटेड फॉर्म में है, जो आपको मदद करता है उस बीमारी से उभरने के लिए और उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो कैलोरीज ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पर जो हमारी शरीर है उसमें भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो हमारे शरीर में हो रहे हैं, उसमें भी कैलोरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कैलोरीज मैटर करती हैं। ठीक है, बट आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस कैलोरी कैलकुलेशन पे, कैलोरी डेफिसिट पे, कैलोरी सरप्लस पे, मतलब कि क्या कैलोरी कम है, ज़्यादा है, वेट गिरेगा बढ़ेगा, इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस हो गया है कि लोगों ने ये सोचना बंद कर दिया है कि अगर मैं उतने ही कैलोरी की 2 परांठी खा रही हूँ और उतने ही कैलोरी का मैं एक बाजार से लिया हुआ बर्गर खा रही हूँ, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये जो नोशन, ये आइडिया जो एक लोगों के दिमाग में आया है, ये गलत है, क्योंकि कैलोरीज डेफिनेटली मैटर करती हैं, पर उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्वालिटी कैलोरीज पे ध्यान दें, ना कि सिर्फ उसकी क्वांटिटी पे। अब जैसे आपके सामने एक टेबल, आपको ये पिक्चर शो हो रहा है, इसमें अगर हम देखें कि एक ऑरेंज, अगर मैं फर्स्ट पिक्चर की बात करूं, आपको 86 कैलोरी दे रहा है। उसी तरह अगर एक ऑरेंज जूस लेते हैं हम, एक कप, जो कि डेफिनेटली एक ऑरेंज से नहीं बनेगा, उसमें ज़्यादा ऑरेंजेस जाएंगे, तो वो 134 कैलोरीज हमें देता है। तो इसमें आप हिसाब लगाएं, अब आपको क्या बेटर लग रहा है, ऑरेंज बेटर लग रहा है कि ऑरेंज जूस? अगर मैं चूज करूंगी तो आई विल ऑलवेज गो फॉर ऑरेंज। क्यों? क्योंकि वो मुझे फाइबर्स भी देगा अच्छे, ठीक है, जिससे एक आपका जो डाइजेशन है, पाचन शक्ति है, वो बढ़ती है। ऐसे ही अगर हम आलू की बात करें, पोटैटो, ठीक है, और फ्रेंच फ्राइज, तो ऑब्वियसली अगर आप पोटैटो खा रहे हैं, उबला हुआ आलू खा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके शरीर को ज़्यादा ताकत देगा, बल्कि जब आप बाज़ार से बनी हुई फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स यूज़ होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, जो आपके सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सिर्फ हमें कैलोरीज की क्वांटिफिकेशन पे ध्यान देने की बजाय उनकी क्वालिटी पे, कि वो कैसी कैलोरीज हैं, वो हमारे शरीर को फ़ायदा दे रही हैं या नुकसान दे रही हैं, उस पे ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आज मैं बेसिकली जो आपको बताने वाली हूँ वो है न्यूट्रिशन बियॉन्ड कैलोरीज, कि जो हमारा खाना है उसको सिर्फ हम नंबर्स के साथ लिमिटेशन नहीं दे सकते। फूड इज सो मच मोर देन नंबर्स, ठीक है। ईटिंग अ हेल्दी विगरस लाइफ इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट मेयरली एडिंग अप योर डेली कैलोरीज और पॉइंट्स। आजकल इतनी आपने देखा होगा फ़ोन पे एप्स आ गई हैं जिसमें आप अपना डेली का डाटा डालिए और वो बता देते हैं कि आपने कितनी कैलोरी इनटेक रखी, आज दिन में आपने कितनी कैलोरीज खाई, इससे आपका वज़न कम होगा या बढ़ेगा, ठीक है। बट उसमें हम ये नहीं सोचते कि हम क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमें फूड्स हैं उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू पे बेस्ड होके हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं कि नहीं। देखिए, जो हमारा शरीर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? आप सब ने बचपन में साइंस या स्कूल सब जो गए हैं उन्होंने, है ना, आपने पढ़ा होगा कि जो सेल्स होते हैं दैट आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ आवर लाइफ। तो सेल्स जो हैं वो बर्गर नहीं मांगते हैं खाने के लिए, वो फ्रेंच फ्राइज नहीं मांगते हैं खाने के लिए, उनको ब्राउनी नहीं चाहिए खाने के लिए, उनको क्या चाहिए? उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स हैं जो सेल्स को काम करने में हेल्प करते हैं। तो जब हम अपनी बॉडी को एक अच्छा खाना देते हैं, क्वालिटी फूड देते हैं, तो जो हमारे सेल्स हैं वो खुश होके अपना काम करते हैं।
ऐसे ही अब बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड्स की। एक होता है खाना जो हमें नेचुरल फॉर्म में बाज़ार में मिलता है, ठीक है? जैसे हम सेब है, हम बाज़ार से लेके आए, अनप्रोसेस्ड है हमने। कई लोग तो घर पे आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का इतना ट्रेंड है, लोग घर पे अपने किचन गार्डन्स में चीज़ें लगाते हैं। आप जब घर से कुछ तोड़ते हैं, पेड़ से आपने डायरेक्टली तोड़ा, तो वो क्या चीज़ है? वो अनप्रोसेस्ड चीज़ है, ठीक है? उसके ऊपर कोई भी केमिकल या उसके ऊपर कोई भी कुकिंग का मेथड अप्लाई नहीं किया गया है। तो वो जो फॉर्म होती है एक फूड की, वो कंसिडर होती है विच हैज़ मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद जब उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, चाहे वो एक एप्पल प्यूरी बना रहे हैं हम, एप्पल सॉस बना रहे हैं, एप्पल जूस बना रहे हैं, ठीक है? तो वैसे-वैसे ही उसकी जो प्रोसेसिंग है इंक्रीज़ हो जाती है। और आपने देखा होगा कि इस पिक्चर के एंड में गमी बेयर बना हुआ है, तो मतलब उस गमी बेयर में आपने एप्पल का फ्लेवर दे दिया है एंड यू हैव यूज्ड लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, एमल्सिफायर्स, इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड कैटेगरी की फूड आइटम बनती है, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है? तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने खाने को कम से कम प्रोसेस्ड रखें। इसको अच्छे से अगर हम समझें तो देखो, जो फूड्स क्लोज टू नेचर हैं, जैसे मक्की है, ठीक है? या आप बॉइल्ड करके उसको खाते हैं, तो वो आपको फाइबर देती है, अच्छा, ऑब्वियसली कार्ब्स तो देती है, विटामिन्स देती है, मिनरल्स देती है, मतलब ऊर्जा के साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देती है। पर जैसे-जैसे हम उसकी प्रोसेसिंग करने लग जाते हैं, पॉपकॉर्न बनता है, पॉपकॉर्न के बाद उसके फ्लेक्स बनते हैं, फिर वो चिप्स में नाचोस में यूज़ होता है। उस केस में वो एक हाईली प्रोसेस्ड आइटम बन गई, जो कि फाइबर में कम हो गई, विटामिन में कम हो गई, मिनरल में कम हो गई। उसमें फोर्टिफिकेशन कर देते हैं लोग कि उसमें कहेंगे कि जी हमने एक्स्ट्रा विटामिन डाले हैं, एक्स्ट्रा विटामिन डाले हैं, मिनरल डाले हैं एक्स्ट्रा, ठीक है? बट जो नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स आपको नेचुरल फूड से मिल रहे हैं, उनके कंपैरिजन में जब सिंथेटिक विटामिन्स और मिनरल्स आपके शरीर को मिलते हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन इतना बेटर नहीं होता जो एक नेचुरल फूड इंग्रेडिएंट का हो रहा है। और ऑफन जो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, ये सैचुरेटेड फैट में ज़्यादा होंगे, शुगर में ज़्यादा होंगे, चीनी और नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अब हमें ये प्रोसेस्ड फूड्स ढूँढने कैसे हैं? इनको ढूँढने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें लेबल पढ़ना आना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल जब आप बाज़ार में जाते हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई जूस है या कोई सूप का पैकेट खरीद रहे हो, कोई बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो, उनके पीछे एक न्यूट्रिशन फैक्ट्स का टेबल बना होता है। तो अगर आप उसको पढ़ना सीखें कि उसमें कितना कैलोरीज है, उस कैलोरीज का कितना पार्ट फैट से आ रहा है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, क्या पोटेशियम है, फाइबर कितना है, प्रोटीन कितना है, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है और आप ये पहचान सकते हैं कि ये खाना कितना ज़्यादा प्रोसेस्ड है और क्या ये मुझे वाकई खरीदना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि शुगर में बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए वो फूड, और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल ना किया हो। ये जो खाने होते हैं, ये यूजुअली आपको ओवर कंजम्पशन देते हैं। देखिए, अगर आप एक पैकेट लेते हो चिप्स का, उसके ऊपर आप कभी सर्विंग साइज देखें तो वो सिर्फ 30 ग्राम लिखा होता है, पर वो पैकेट होता है 150 ग्राम का। तो आप कभी देखें कि आप जब वो पैकेट खोलते हैं तो क्या आप देखते हैं कि मैं 30 ग्राम खा रहा हूँ या मैं पूरा का पूरा पैकेट खत्म कर रहा हूँ? तो इसलिए जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं वो ओवर कंजम्पशन को इंड्यूस करते हैं, ठीक है? और जब हम उस खाने को ज़्यादा खाते हैं तो उससे एडिक्शन होने की, लत लगने की प्रॉब्लम भी देखी गई है। प्लस इसमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? नेचुरल चीज़ें कम मिलेंगी, आर्टिफिशियल केमिकल्स के नाम आपको ज़्यादा मिलेंगे।
हाई इन रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स क्या होते हैं, जैसे मैदा है या मैदे से बनी हुई चीजें हैं जिसमें फाइबर बहुत ही कम है, नील मात्रा में ऑलमोस्ट, तो वो भी हमारे शरीर को फायदा नहीं देता। प्लस हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, ट्रांस फैट है, जो कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं माने गए, वो भी पाए जाते हैं। प्लस इन ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स में न्यूट्रिशन और फाइबर कम रहता है, विटामिन्स मिनरल्स कम रहते हैं, और स्वाद, सिर्फ स्वाद के ऊपर फोकस करके ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड्स की, उसी में एक सबसे बड़ा जो प्रोसेस्ड फूड आता है आजकल, जो टेबल शुगर, वाइट शुगर जब हम खाते हैं। बहुत से लोग इस बारे में बहुत डिबेट करते हैं कि शुगर अच्छी है बुरी है, बट मैं आज आपको ये बताऊंगी कि अगर आप ज़्यादा शुगर खा रहे हैं तो वो एक तरह से एडिक्शन बन जाता है, और वो एक ऐसे साइकिल को आपके शरीर में जन्म देता है जो कि फिर आपके कंट्रोल में भी नहीं रहता। आप और क्रेव करेंगे, जितना शुगर आप खाते हैं आप उतना क्रेव करने लग जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि जितना कम आप टेबल शुगर यूज़ कर सके उतना कम यूज़ करें। आप उसके नेचुरल जो शुगर के सोर्सेज हैं, जैसे फ्रूट्स में नेचुरली शुगर पाई जाती है, रेजिन्स हैं, डेट्स हैं, हनी है, गुड़ है, ये चीज़ें जो हैं ये बेटर सोर्स हैं चीनी का, शुगर इनमें भी होती है। पर जो हम सफ़ेद चीनी जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो एक एडिक्शन क्रिएट करता है। जब आप ज़्यादा चीनी खाते हैं शरीर में, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो एक हार्मोन पैदा करती है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन पैदा करती है क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा होती है, उसको अगर पचाना है शरीर ने तो वो उतना ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा। अब उतना ज़्यादा जो इंसुलिन है वो शुगर पे जब काम करता है तो शुगर शरीर का गिर जाता है। तो शुगर जब गिरता है उसके बाद आपको फिर से ज़्यादा शुगर की तलब लगती है, ज़्यादा मीठा खाने की तलब लगती है। तो ये मोस्टली हमारे साथ तब होता है, जैसे आपने देखा हो, जो लोग इमोशनल ईटिंग बहुत करते हैं। मतलब अगर हम ज़्यादा खुश हैं या हम लोनली फील कर रहे हैं या हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो हम यूजुअली शुगर रिच चीज़ें खाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो हमारा शरीर है वो एनर्जी चाहता है, हमारे ब्रेन को एनर्जी चाहिए, तो वो हम खाते हैं। अब ज़्यादा शुगरी चीज़ खाने से कुछ देर के लिए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, शरीर को एनर्जी मिलती है, क्रेविंग भी ठीक हो जाती है, पर उसके बाद एकदम से एक फॉल आता है जब आपके शरीर में वो शुगर का लेवल कम हो जाता है और आपको दोबारा से वही तलब चीनी खाने की या कुछ ऐसा मीठा खाने की दोबारा से जागती है। तो इसीलिए आपको शुगर का इंटेक, चीनी का जो इस्तेमाल है अपनी रोज के खाने में, वो कम से कम कर देना चाहिए। अब ऐसे जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनका एक और नुकसान है। पहले तो देखें कि जैसे सैचुरेटेड फैट है, डीप फ्राइड फूड है, शुगर रिच फूड है, ये सारे हाईली प्रोसेस्ड फूड्स हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी गट हेल्थ को डिटीरियोरेट करते हैं। मतलब आपकी गट हेल्थ, जो आपकी पाचन शक्ति है शरीर की, वो हिस्सा शरीर का जिसने आपका खाना पचाना है, जिसने वो सब अच्छे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके आपके सेल्स तक पहुंचाने हैं, उसी वो चीज़ को खराब कर देता है ऐसा हाईली प्रोसेस्ड फूड। ये एक हिपोक्रेट्स जो थे उनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक उनका कोट है, दैट ऑल डिजीज बिगिंस इन द गट, कि हर बीमारी जो है वो आपकी गट से स्टार्ट होती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होती है। और ये बहुत हद तक सही है, क्योंकि जब हम हाईली प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर में पच नहीं पाता प्रॉपरली, ठीक है। तो उसके कारण जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में वो कम होने शुरू हो जाते हैं, और जो बुरे बैक्टीरिया हैं, जैसे बैड बैक्टीरिया हैं, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो बहुत से लोगों को फूड सेंसिटिविटीज़ हो जाती हैं, जैसे कुछ खानों से एलर्जी हो जाती है। हर बार खाना खाते हैं तो भरा भरा सा फील होता है,
गैस बननी शुरू हो जाती है, खाना खाने के बाद अच्छी फीलिंग नहीं आती है, ठीक है, स्टूल्स की कंसिस्टेंसी नहीं होती, कईयों को डेली स्टूल पास नहीं होता, गैस ज़्यादा बनने लग जाती है। अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है तो वो आपके चेहरे पे दिखता है, आपकी जो स्किन है, एक्ने हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, ये जो डिजीजेस हैं ये बहुत हद तक लीकी गट के साथ लिंक की गई हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने लग जाती हैं, बहुत लोगों को इंसोम्निया भी फेस करना पड़ता है, जैसे नींद नहीं आती, एंजाइटी रहती है, और ये सब हो कहाँ से रहा है, आपके गट से, आपकी गट हेल्थ सही ना होने की वजह से। कांस्टेंट फटीग फील होती है, मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, और आपकी जो इम्यूनिटी है शरीर की वो गिरने लग जाती है, ठीक है, और बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी बनने लग जाती है, मतलब जो बॉडी है आपकी वो अपने ही बॉडी के जो सेल्स हैं उनको अटैक करने लग जाती है। ऐसा होता है जब आपकी गट हेल्थ सही ना हो। तो गट हेल्थ को सही रखने के लिए ये कुछ फूड्स हैं जो हमें लेने चाहिए, इनको हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। इनका क्या काम है, एक तो ये हमारी गट हेल्थ को सही रखते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। फिर ये जो बैड बैक्टीरिया, जो बुरे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी में, उसको कम करते हैं, और गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये एक तरह से गुड बैक्टीरिया ही हैं। जैसे हम दही खाते हैं, तो छोटे होते हम लोगों ने स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि हम दही की स्लाइड बना के हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को सेल्स दिखते हैं, तो दैट आर बैक्टीरिया। तो वो जो बैक्टीरिया है दे आर गुड बैक्टीरिया फॉर योर बॉडी, जो कि शरीर में बैड बैक्टीरिया की मात्रा को कम करते हैं। उसके बाद जो प्रोबायोटिक्स हैं आपकी स्टमक की जो लाइनिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब हम बहुत कई बार एसिडिक फूड्स खाते हैं या हम, तो हमारी जो गट की लाइनिंग है वो डिसरप्ट होने लग जाती है, उसकी फिजियोलॉजी में चेंजेस आने लग जाते हैं, तो उसको बेटर करने के लिए भी ये बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्लस ये बी वाइटामिन्स बनाते हैं हमारे शरीर में, और ये जो बी वाइटामिन्स हैं इनकी कमी के कारण कई बार लोगों में एनीमिया भी देखा गया है कि खून की कमी भी हो जाती है। तो इसलिए प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये दही से मिलते हैं, सॉक्रोट से, पिकल से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बैक्टीरिया रिच फूड्स माने जाते हैं, दोज बैक्टीरिया विच आर गुड फॉर योर गट हेल्थ। अब ऐसे ही अगर हम प्रोबायोटिक्स खाते हैं, तो प्रोबायोटिक्स जैसे मैंने बताया अच्छे बैक्टीरिया हैं, तो एक होता है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स होता है कि आप उन अच्छे बैक्टीरिया को जो आपने अपने शरीर को दिए हैं आप उनको भी खाना दे रहे हो, ताकि वो भी एक अच्छे खाने पे फीड करके हमारे शरीर के लिए अच्छा काम करें। तो ये जो प्रीबायोटिक रिच फूड्स होते हैं ये आप इस फोटो में सामने देख रहे होंगे, जैसे अदरक हो गया, एस्पैरेगस है, मशरूम है, गार्लिक है, लहसुन और जो प्याज है, ये बहुत अच्छे प्रीबायोटिक फूड्स हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये मोस्टली हमें बहुत अच्छा प्रीबायोटिक्स देते हैं, और ये जो प्रीबायोटिक्स हैं ये अच्छे बैक्टीरिया का खाना बनते हैं जब ये हमारे शरीर में जाते हैं। इसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी गट हेल्थ को लेके, तो गट हेल्थ को बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप च्यूइंग बहुत प्रॉपरली करें। हम यूजुअली खाना चबाने पे अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बहुत बार हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम अपने जॉब के लिए लेट हो रहे होते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं, और हम ऑन द वे ही गाड़ी में खाते हैं। बट ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जब भी खाना खा रहे हैं आप बहुत ही रिलैक्स स्टेट में हो। आप जो भी आपका दिनचर्या है आप उसमें इतना टाइम निकालें कि एटलीस्ट आप 15 से 20 मिनट सुकून से बैठ के आप अपना खाना खा सकें, क्योंकि अगर आप आराम से, जितना आराम से खाना खाएंगे उतनी ही आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, उतनी ही अच्छी तरह से आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उतना ही आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा,
प्लस आपका जो शरीर है वो भांप जाएगा कि हाँ बस मुझे इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं, मुझे अब ओवर ईटिंग हो रही है। जब हम जल्दी में खाते हैं तो हमारा शरीर, जो हमारा दिमाग है, वो एनालाइज नहीं कर पाता कि हमें कहाँ रुकना है, कब रुकना है, तो हम यूजुअली ओवर ईट करते हैं, हम ज़्यादा खा लेते हैं। पर अगर हम धीरे खाते हैं तो यही चीज़ें हम बहुत ईजिली अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही मास्टरिंग द आर्ट ऑफ ड्रिंकिंग ऑल्सो, कि जो पानी भी पीना है वो भी एक आर्ट है, ठीक है। उसको भी हमें बहुत लाइटली नहीं लेना है कि हाँ भाई बोला है 8 ग्लास पीने हैं तो बस जैसे तैसे 8 ग्लास कर लो। यू हैव ऑलवेज टू सिप योर वाटर स्लोली, एकदम से गल्प डाउन नहीं करते अपने पानी को, उसको धीरे पिए, आराम से पिए, और कोशिश करें कि जब आप खाना खा रहे हैं आप उसके साथ कम पानी लें। अगर आपका गला सूखता है या कुछ होता है 1-2 सिप्स ले सकते हो साथ में, बट फिर भी पौने घंटे का गैप रख के आप अपना पानी लें, खाने के साथ ज़्यादा पानी ना लें। कोशिश करें दिन की शुरुआत हमेशा 1 से 2 ग्लास पानी के साथ हो, और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म पानी शरीर में ना जाए। ये डिपेंड करता है आपके आपके न्यूट्रिशनिस्ट को या डाइटिशियन क्या एडवाइस आपकी कर रही हैं। बट अगर मैं एक सलाह दूं तो मुझे ये लगता है कि कोई भी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़, गर्म फॉर्म में पानी और बहुत ही ज़्यादा ठंडे फॉर्म में पानी हमें नहीं लेना चाहिए। लूक वार्म वाटर जो होता है वो शरीर के लिए बेस्ट रहता है। उसके बाद एक्टिविटी रखना। अब आप कहेंगे गट हेल्थ का क्या कनेक्शन है एक्टिविटी से? पूरा कनेक्शन है, इसके ऊपर इतना रिसर्च हुआ है और इसमें बताया गया है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपकी गट हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो ये जो, अगर हम सिंपल वॉकिंग की बात करें, एक्टिव होने से ये मतलब नहीं है कि डेली यू हैव टू हिट द जिम। If it suits you, it's best for you. But if it doesn't, then at least go for a simple walk, even if it is for 20 minutes or 15 minutes in a day. But some sort of activity is very important. वॉकिंग से, सिर्फ वॉकिंग से देखा गया है कि बहुत सारे जो हमारे बीमारियां होती हैं हमें उनसे आराम मिलता है। एक तो आप फिट रहते हैं, प्लस कईयों को जो थोड़ी बहुत कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है वो भी ठीक होता है। अगर आप वॉकिंग करते हैं तो आपकी बॉडी का जो फैट है वो बर्न होना शुरू होता है। डिप्रेशन होता है जिनको, उनके लिए भी डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस करते हैं कि व्हेन यू आर फीलिंग लो, गो फॉर अ जेंटल वॉक, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर अ वॉक आप नेचर को देखते हैं, आसपास का माहौल जब देखते हैं तो जो आपका माइंड है, आपका मूड है वो एलिवेट होता है, तो आपको हेल्प होता है अपने लो मूड को टैकल करने के लिए। फिर इससे जो आप अगर कॉन्टिन्यूस वॉकिंग करेंगे तो आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपके जॉइंट्स बेटर रहेंगे, आप वेट गेन नहीं कर पाएंगे और अच्छा सर्कुलेशन बॉडी का रहेगा, और भी बहुत कुछ। एज द स्लाइड सेज द लिस्ट गोज ऑन, राइट। तो ये लिस्ट जो है वो चलती रहती है, तो आपने भी ऐसे ही चलते रहना है, बिकॉज वॉकिंग जो है वो आपको बहुत फायदा देती है। और वॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो स्लोएस्ट एज ग्रुप से लेके मैक्सिमम ओल्ड एज ग्रुप तक सभी लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं ज़्यादा कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपने घर में भी कर सकते हैं या गार्डन में कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज जिसमें आप अपने आप को फिट और एक्टिव रख सकते हो। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक टॉपिक आता है वो है हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स का, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी गई है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोगों को नींद प्रॉपरली नहीं आती है, क्यों? क्योंकि वर्कलोड बहुत बड़ा हुआ है। देखो, अगर आप हमारे नेचर को देखो, एक साइकिल है, जैसे अर्थ का रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, जब कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, ये सब एक साइकिल है, मेंटेन होता है, सब कुछ एक
रिदम में चलता है अगर मैं कहूँ तो। ऐसे ही हमारी शरीर की भी रिदम होती है। स्लीप और वेक साइकिल्स, ये हमारे शरीर भी एक रिदम में चलने के लिए ही बना था, जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं। पर हमारे लाइफस्टाइल ने, हमारे बिजी शेड्यूल ने हमारी इस रिदम को हिला के रख दिया। तो इस रिदम में बॉडी को वापस लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करके विद बेबी स्टेप्स आई वुड से अपनी जो सर्काडियन रिदम है उसमें आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी नींद प्रॉपर ले रहे हैं उसके फ़ायदे बहुत जगह देखने को मिलते हैं। हम ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, हम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बेटर हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। योर इम्यूनिटी इंक्रीजेस इफ़ यू हैव गुड स्लीप। बहुत बार लोग स्ट्रगल करते हैं कि मैं विटामिन सी ले रहा हूँ, मैं विटामिन डी ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग सो मैनी एंटीऑक्सीडेंट्स, फिर भी मेरी इम्यूनिटी क्यों इतनी डाउन है? क्यों? क्योंकि अपनी स्लीप पे वर्क करना तो आप भूल ही गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना स्लीपिंग आवर्स ध्यान में रखने हैं। मिनिमम 6 आवर्स टू मैक्सिमम 8 आवर्स sleep is very much needed by your body to maintain a good physical health as well as mental health. इसके बाद एक और टॉपिक जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ वो है डीप ब्रीदिंग, क्योंकि डीप ब्रीदिंग जो है वो आपको बहुत मदद करती है आप किसी भी सिचुएशन में हो, एंग्जाइटी हो या आप लो फील कर रहे हैं या आप किसी तरह की हार्ट डिजीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो बीपी का इशू है, हाइपरटेंशन है। अगर आपको अपना स्ट्रेस रिड्यूस करना है तो जस्ट 2 to 3 मिनट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग कैन हेल्प यू रिलैक्स। ओके, तो ये डीप ब्रीदिंग का जो एक पावर है ये योगा से आता है। ठीक है, जो लोग योगा करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं डेली योगा, दे अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कंसेप्ट ऑफ ब्रीदिंग, क्योंकि जो योगा का साइंस है वो सारा आपकी सांसों पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें। ठीक है, दिन में जब सुबह उठते हैं, उठने से पहले बिस्तर पर ही 2 से 3 मिनट लंबे सांस लीजिए, भरिए और छोड़िए। ऐसे ही सोने से पहले करिए। धीरे धीरे अगर आप चाहें आप उसकी जो टाइम लिमिट है थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप डीप ब्रीदिंग को अपने लाइफस्टाइल में इंकलकेट ज़रूर करें। तो मेरी तरफ से ये जो कुछ चीज़ें थी ये आपको सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए एक मेरी तरफ से हेल्प थी। ठीक है, तो अगर जो भी आप लोग इस वीडियो को सुनेंगे, आप में से अगर एक भी इसको अपना ले और अपनी लाइफ को कुछ चेंज कर सके तो आई थिंक माय मोटिव वुड बी डन। और इसी मोटिव के पीछे रहते मैंने ये वीडियो बनाई थी, एंड आई विल कम अप विद मोर वीडियोज़, सो स्टे ट्यून्ड।